हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जेंडर जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो क्या होती है और वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। मीन्स हम बात करेंगे कि जो लैंगिक रूढ़िता है, रूढ़िवादिता होती है वो क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एंड वो कितने टाइप्स की होती है। एंड देन हम देखेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण है वो क्या होता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जा रही है। ओके, प्रीवियस जो लेक्चर रहा हमारा उसके अंदर हमने जेंडर बायस देखा था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से लैंगिक भेदभाव किया जाता है या लैंगिक पक्षता जो होती है, लोग पक्ष लेते हैं जो किसी भी एक जेंडर का, तो वो क्यों किया जाता है। देन आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से लैंगिक रूढ़िता जो है वो होती है, वो क्या होती है, हम उसका मीनिंग देखेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको बढ़ावा मिल रहा है, किस तरीके से वो एनकरेज हो रही है, और जो विमेन की कंडीशन है वो किस तरीके से डाउन हो रही है। और पुराने टाइम में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी चेंज हुई है। ऐसा नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, डेफिनेटली प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि जो मीनिंग होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का वो क्या होता है। ठीक है, कि हम ये देख रहे हैं कि जो पर्सन होते हैं, जेंडर जो हैं, चाहे हम मेल की बात करें चाहे हम फीमेल की बात करें, है ना, तो उनकी अपनी जो एक स्पेशलिटी है उसके बारे में हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक उनका जो कैरेक्टर होता है उसको किस तरीके से देखा जाता है, वो जो सामाजिक उसका जो जीवन है, परिप्रेक्ष्य है, उसके अंदर महिला को किस तरीके से देखा जाता है और पुरुष को किस तरीके से देखा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो लैंगिक जो भूमिकाएं होती है, जो रोल होते हैं, वो सोसाइटी में उसी तरीके से स्वीकार किए गए हैं, एक्सेप्ट उस तरीके से किए गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग से ही, अभी ऐसा नहीं है, पुराने टाइम से भी ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान समाज। वाय पुरुष प्रधान, है ना, क्यों हम क्यों कहते हैं पुरुष प्रधान समाज, लेकिन स्टार्टिंग से ही पुरुष को मान्यता दी हुई है। और लैंगिक जो भूमिकाएं हैं उसके अंदर पुरुष को इस तरीके से एक रोल दे दिया गया है कि उसको मेन कैरेक्टर बना दिया गया है। ओके, और स्त्रियां जो है उनको उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया है, उनका सहयोगी बना दिया गया है। तो वो रूढ़िवादिता जो है वो हमको ख़त्म करनी है। और ये जो सिचुएशन है ये कब हैंडल होगी, जब लैंगिक विषमता जो है, इनइक्वालिटी जो है, उसको ख़त्म किया जाएगा, ये जो डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म किया जाएगा, डिफरेंसेस जो है उनको जब हम ख़त्म करेंगे। ओके, नाउ अब ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है तो इसको हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके थ्रू भी हम इसको थोड़े इसको चेंज कर सकते हैं, इसका फॉर्म। गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत रोल प्ले कर रही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आज भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। लेडीज़ आज भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ऐसी हैं जिनको लेडीज़ फेस कर रही है। ओके, नाउ अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें कि क्या मीनिंग हमने देखा, अब हम इसका एग्जांपल अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि जो जनरली हम ये कहते हैं कि लड़कियां जो है तो उनका कलर जो होता है उससे हम उनको एज्यूम करते हैं कि वो पिंक कलर पसंद करती है, या लड़के जो होते हैं वो डार्क ब्लू और ये इस तरीके के कलर पसंद करते हैं। लड़कियां जो है वो जब छोटी होती है तो वो जो घर बनाना और कुकिंग करना और इस तरीके से, है ना, एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना, ये जो गेम्स होते हैं या डॉल से खेलना, वो सब करती है। लड़के जो होते हैं वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, है ना, कार से खेलते हैं, ट्रक से खेलते हैं। तो ये एक हमारी स्टार्टिंग से एक टेंडेंसी बन गई है कि हम इस तरीके से उनको देखते हैं। लड़के जो हैं उनको ये कि आप लोग बाहर के काम करेंगे, तो बच्चे जब खेलना स्टार्ट करते हैं तब भी उनके माइंड में वही थिंकिंग रहती है कि हम बॉयज़ हैं, हमारा कहना मानो, हम ये करेंगे, और लड़कियां जो हैं वो घरेलू काम करेगी, घर में रहेगी, खाना बनाएगी।
तो ये सारी सिचुएशन स्टार्टिंग से ही बच्चे भी देख रहे हैं, स्टार्टिंग से लोग देख रहे हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और ये जो थिंकिंग है ये पुराने टाइम से चली आ रही है और अभी भी है। अब लड़के जो होते हैं, क्या वो इस तरीके से, लड़के जो हैं वो अपने आप को इस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं कि वो एक मेन कैरेक्टर है, मेन रोल है और पावरफुल पर्सनालिटी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लड़के जो हैं उनको पुराने टाइम से ये है कि लड़के बाहर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे वापस आ सकते हैं, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन लड़कियां जो हैं उनके लिए स्ट्रिक्टनेस है, फैमिली के अंदर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे कितनी भी एजुकेटेड हो, कितना भी एजुकेटेड फैमिली हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, बाउंडेशंस जो हैं, ऑब्लिगेशंस जो हैं वो किसके लिए है? फीमेल के लिए है। मेल के लिए इस तरीके से कोई भी ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं होती है। तो ये जो है ये रूढ़िवादिता जो है इसको और इंक्रीज़ करता है, बढ़ा देता है। दैन फिर अब उसके अंदर हम बात करते हैं वापस कि मेल जो स्टीरियोटाइप है ना, कि हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही क्या है, जो लड़के होते हैं वो छोटे जब से होते हैं तब से उनको टफ टास्क दिए जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि तुम क्या हो, तुम प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी हो, तुम दूसरों की सुरक्षा के लिए बने हुए हो, है ना। महिला जो है वो तुम्हारे अधीन रहेगी और वो इस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने आप को फीमेल से सुपीरियर समझते हैं, है ना। और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से अग्रेसिव होते हैं जब वो बच्चियों के साथ खेलते करते हैं, तो उनमें वही थिंकिंग रहती है, वो अपनी बात मनवाना उनसे चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सब कुछ देखा है और यही सब वो देखते आ रहे हैं और उनके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि हमारे कहने से ही दुनिया चलेगी और हम जो कहेंगे वही घर में सब मानेंगे, फीमेल हमारी कहना मानेगी और हमारे अंडर, हमारे सुपरविजन में काम करेंगी। ओके ना, देन फिर जो फीमेल की बात अगर हम करें तो जब से उनका जन्म होता है, जब से वो जन्म लेती है, वो ऐसे ही माहौल में पलती और बढ़ती हैं कि ये थिंकिंग रहती है कि वो क्या करेंगी, घर संभालेगी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको हैंडल करेगी। तो उनको स्टार्टिंग से ही वैसी ही परवरिश दी जाती है और उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनको उसी तरीके से देखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की का या हर फीमेल जो होती है उसका फेवरेट कलर पिंक हो, लेकिन उनको ये एक टेंडेंसी बन गई है कि फ़ीमेल जो है वो पिंक कलर पसंद करती हैं या वो बारबी डॉल से खेलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की डॉल से खेले, लेकिन ये एक टेंडेंसी बन गई है, ये एक थिंकिंग बन गई है और इस तरीके से ये जो रूढ़िवादिता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जा रही है, ट्रांसफ़र होती जा रही है और लोग ये मान्यताएं पुराने टाइम से चली आ रही है और आज भी, चाहे हमने कितना ही डेवलपमेंट कर लिया है, चाहे हम एजुकेशन में प्रोग्रेस ले लिए, हमने हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है, लेकिन हम आज भी वही टेंडेंसी लेकर चल रहे हैं। ओके नाउ, अब जो कुछ 4 टाइप्स हैं उनमें एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं हम कि व्यक्तित्व विशेषता जो होती है उसके अंदर की ये जो विमेन जो होती है उनसे क्या है, हमेशा जो दयालु स्वभाव जो उनका होता है या वो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखती है या वो सहनशील जो होती है, वो सैक्रिफाइस जो करती है, ऐसी आइडेंटिटी उनके लिए बनाई जाती है और उनको ऐसी पर्सनालिटी में देखा जाता है। और उसकी जगह पे जो मेल होते हैं उनको टफ और कॉन्फिडेंट देखा जाता है कि वो, उनकी पर्सनालिटी कैसी है कि उनमें फुल कॉन्फिडेंस है। दैन फिर डोमेस्टिक ट्रेट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो फीमेल है वो बच्चों की देखभाल करेगी, घर परिवार को देखेगी, और मेल जो होगा वो क्या करेगा, वो जो घर होता है वो बनाता है,
और जो विमेन होती है वो घर क्या करती है, संभालती है। दैन फिर हम ऑक्यूपेशनल ट्रेड देखें तो हम देखते हैं कि उसमें विमेन वगैरह जो होती है उनको है ना हमेशा नर्सेज और टीचर्स और ऐसे ऑक्यूपेशन में अज्यूम किया जाता है और ऐसे ऑक्यूपेशन ही वो चूज़ करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सेफ साइड के ऑक्यूपेशंस होते हैं। दैन फिर हम अगर मेल की बात करें तो इंजीनियर, डॉक्टर्स, इस तरीके से हम उनको अज्यूम करते हैं और उन्हीं में हम उनको देखते हैं। दैन फिर हम फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें तो विमेन को हम जो देखते हैं तो हमेशा हम उनको जैसे शॉर्ट और ग्रेसफुल देखते हैं, और जो आदमी होते हैं, मेल होते हैं, उनको हम टॉल, डार्क और हैंडसम, इस तरीके से ब्रॉड शोल्डर वाले, और इस तरीके से हम उनको इमेजिन करते हैं। तो ये जो हमारी इमेजिनेशन होती है, ये जो हमारी थिंकिंग है, ये क्या करती है, ये हमको ऐसा कैरेक्टर उनका हम डिसाइड कर लेते हैं। तो आज से नहीं, पुराने टाइम से ही ये सब कुछ चला आ रहा है। तो ये जो रूढ़िवादिता है, ये जब तक डिस्पैरिटी रहेगी, जब तक इनइक्वालिटी रहेगी, जब तक हम इक्वल नहीं सोचेंगे, जब इक्वालिटी की सिचुएशन को हम देखेंगे नहीं, तब तक ये सिचुएशन हम इसी तरीके से सोचेंगे, इसी तरीके से हम इनको अज्यूम करते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर जो फीमेल होगी वो नर्स या टीचर ही बने या वो घर ही संभाले। ये जो रोल है ये चेंज भी होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज सोसाइटी में ऐसे रोल चेंज नहीं हुए हुए हैं। मैक्सिमम ऐसी सिचुएशन भी है कि रोल चेंज हुए हुए, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उनको ग्रेसफुली उनको वो जो चैलेंज होते हैं उनको फैमिलीज़ वगैरह देख नहीं पा रही है और ले नहीं पा रही है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है उसकी। तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जहाँ इक्वालिटी की बात आती है, जहाँ रोल की बात आती है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड दिस, क्यों ज़रूरत है हमको वुमेन एम्पावरमेंट की। तो हम ये देखते हैं कि हम जेंडर इनइक्वालिटी देख रहे हैं, हम उसमें जो लैंगिक पक्षपात होता है वो देख रहे हैं, हम जेंडर बायस जो देख रहे हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसकी वजह से रिक्वायरमेंट है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। ठीक है, अब हम उसका मीनिंग देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो विमेन होती है, जो महिलाएं होती है, उनका जो पारिवारिक बंधन होता है उनसे फ्री होके अपने बारे में और अपनी कंट्री के बारे में सोचना और उस कैपेसिटी को डेवलप करना, उस क्षमता का विकास करना, वो होता है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से हम ये भी समझते हैं कि जो विमेन होती है वो अपने डिसीजंस खुद ले, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहे, वो अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिए, उसके अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो जिनको लेके वो चले, वो अपने बारे में सोचे, अपनी लाइफ के बारे में सोचे, उसके जो डिसीजंस हो वो खुद ले सके। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वो एजुकेट होंगी, वो एजुकेशन लेंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलेगा, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगी, वो देश की जो प्रोग्रेस होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, वो अपना डेवलपमेंट तो करेगी, साथ साथ वो कंट्री का भी डेवलपमेंट करेंगी। ओके, अब ये जो नारी शक्ति है ये हर क्षेत्र में इसको बढ़ावा मिल रहा है, और हर क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए ये जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, महिला सशक्तिकरण जो है, इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। और इसको प्रोत्साहन देने के पीछे मोटिव ही यही है कि महिलाओं की कंडीशन को सुधारा जाए। देन फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट रोल है तो ये क्या होता है। ठीक है, कि ये भूमिका जो होती है ये क्या होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो कंडीशंस है किसकी, महिलाओं की इंडिया में, वो क्या है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है महिलाओं की। आज भी एजुकेशन लेने के बाद में भी अगर मैक्सिमम ऐसा है कि महिलाएं पढ़ी लिखी है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उनको परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उनको आज भी उनकी सिचुएशन कहीं कहीं बहुत क्रिटिकल है, स्पेशली जो विलेजेस जो होते हैं, गांव जो होते हैं, उनमें
जो महिला की स्थिति है वो सही नहीं है। तो आज के टाइम की अगर बात हम करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो वुमेन है उनका डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है आज भी। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ये सिचुएशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज़ हमको देखने को मिलेगी जहाँ पे वुमेन की सिचुएशन सेम एज़ इंडिया है, ठीक है। और हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जो हर साल दुनिया में होते हैं और जिनकी वजह से ये जो नारी शक्ति है, जो वुमेन पावर है, उसको एक आइडेंटिटी देने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको अपनी पहचान बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट और जो अदर एजेंसीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे और अप्रिशिएटिंग काम कर रही है। दैन फिर अब हम बात करते हैं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं हम कि भारत में महिला आरक्षण बिल जो है तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे उनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो हम क्या कहें कि संसद जो है जहाँ कई फैसले लिए जाते हैं वहाँ पे भी महिलाओं की जो संख्या थी वो नहीं के बराबर थी। और महिलाओं का ये जो रोल है वो ये बताता है कि इम्पॉर्टेंट महिलाएं क्यों हैं। तो जो संसद है उसमें ये संख्या जो हमने देखी वो बहुत कम थी और इसी वजह से 2010 में ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था इसको पास किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो 33% सीट्स हैं वो महिला आरक्षण के लिए एक रूल बनाया गया था और उसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि ये जो एम्पावरमेंट है इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है, महिला सशक्तिकरण जो है इसका इतना इम्पॉर्टेंस क्यों है। इसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सोसाइटी को डेवलप करेगा, है ना, समाज जो है उसके विकास के लिए। क्यों? क्योंकि एक ये कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित होती है, अगर वो एजुकेट होती है तो वो पूरे परिवार और पूरे समाज को एजुकेट करती है। डेफिनेटली ये बात सही है कि अगर एक लड़की एजुकेशन लेती है तो वो अपनी लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली की लाइफ को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकती है, उसको प्रोग्रेस कर सकती है। तो अगर एक लेडी जो है, फीमेल जो है वो एजुकेट होगी तो वो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। दैन फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें अगर हम, तो महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत इसलिए भी है कि घरेलू हिंसा जो है उसमें कमी लाना हमारा मेन मोटिव है। क्योंकि आज भी कई ऐसी फैमिलीज़ है जहाँ पे लेडीज़ जो हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उन्हें हैरेस किया जाता है ना, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसको भी कंट्रोल करने के लिए इसकी ज़रूरत है। दैन फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि महिलाएं जो है उनको आत्मनिर्भर बनाना मेन लक्ष्य है कि जो एजुकेशन है उसमें उनको सपोर्ट करना। कि अशिक्षा जो है आज भी हमारे यहाँ 40% जो फीमेल है वो शिक्षा से वंचित है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको हमको कंट्रोल करना है। दैन फिर जो एलिवेटिंग पॉवर्टी की बात कर रहे हैं हम कि जो गरीबी है उसको कम करनी है हमको। तो हम ये देखें कि एजुकेशन जो जैसे जैसे होगी फैमिली में, अगर एक ही कमाने वाला है तो सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्योंकि आज का जो बहुत ज़्यादा ऐसा महंगाई का टाइम है और इसके अंदर फीमेल जो होती है अगर वो कमाती भी है तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी मेल को दी जाती है। दैन फिर हम बात करते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट्स है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ घर ही संभालती है या ऐसा, उनमें ऐसी कई क्वालिटीज़ होती है जो घर संभालने, और अगर वो एजुकेट नहीं हो पाती तो वो खुद ही डेवलप नहीं कर पाती है। उनको ये पता नहीं होता है कि उनके स्किल क्या है। अब एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जो होती है वो भी अगर वो करेंगी तो उनकी स्किल डेवलप होंगी, और जो उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट होगा उनका, तो उसके साथ साथ क्या है, कई ऐसे प्लान्स होते हैं, कई ऐसी प्रतिभाएं उनकी निखर के बाहर आती है जिनकी वजह से उनको रोज़गार भी मिलता है और उनका स्वरूप जो होता है वो निखरता है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की, कि जो समाज में
अधिकार है वो पुरुष के समान महिला को भी मिलना चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए, कोई सुपीरियर और कोई इन्फीरियर नहीं है। दोनों एक साथ सोसाइटी को डेवलप करें, दोनों एक साथ अपने आप को डेवलप करें। तो ये जो सिचुएशन है इसको हम देख सकते हैं। अब ये तो थी किसकी, एम्पावरमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात। देन फिर अब हम ये बात करते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसकी जो स्कीम्स है वो कौन कौन सी है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये अगस्त 15, 2011 में स्टार्ट किया गया था। ये नेशन और स्टेट दोनों पे अप्लाई किया गया है और ये जो वुमेन है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसको किया गया है। देन आफ्टर हम बात करते हैं कि स्वाधार गृह स्कीम की, कि स्वाधार गृह स्कीम जो है वो 18 से ऊपर जो बच्चियां हैं उनको शेल्टर मिल जाए उसके लिए ये देखा गया है। देन फिर वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो चलाई गई थी इसके लिए कि जो घरेलू हिंसा होती है उसको रोकने के लिए और समान अधिकार के लिए ये सब किया गया है। जो फीमेल है उनकी हेल्प के लिए ये सब कुछ किया गया है। देन सेव गर्ल एजुकेट गर्ल स्कीम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, तो ये भी 2015 में स्टार्ट की गई थी। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो फीमेल फोर्टिसाइड जो था उसकी वजह से ये सब कुछ किया गया है कि हमको बेटी को बचाना है और उसको पढ़ाना है। तो ये स्कीम जो है ये गवर्नमेंट को चलानी पड़ी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि जो फीमेल है उनका जो रेशो था वो बहुत डाउन जा रहा था। देन फिर उनके डेवलपमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को पता है और गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी गांव है या जो भी लोग इन बातों से अनजान है उनको उनसे अवेयर करवाना। देन फिर जो इंटरनेशनल वुमेंस डे की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करने का मोटिव ही यही है कि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाया जाए, उनको एनकरेज किया जाए और वो जो काम कर रही है उनको सराहा जाए और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएं, एफर्ट लगाए जाएं। देन फिर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो 2015 में, फिर महिला हेल्पलाइन योजना वो भी 2015 में, उसमें टोल फ्री सेवा और 181 पे फ़ोन करके और हेल्प और ये सारी सिचुएशंस प्रोवाइड कराई गई है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर जो कंक्लूजन देखें हम इसका निष्कर्ष अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही है उनसे बेनिफिट हुआ है। गवर्नमेंट जो अप्रिशिएटिंग वर्क कर रही है वो जो काम कर रही है इस फील्ड में उससे बहुत हेल्प मिली है। लेकिन फिर भी आज भी कंडीशन ऐसी है कि काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके उन्नति के लिए बहुत सारे काम करने अभी भी बाकी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 में बनी उसके तहत भी और जो गवर्नमेंट है वो जो प्रयास कर रही है उनमें सब में किसके लिए महिला सशक्तिकरण जो है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके लिए काम किए गए हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है? क्योंकि हम अगर सोचें तो हम ये देखें कि इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि आज भी जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप के वर्ड आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो सिचुएशन है वो इसी वजह से है। अगर जेंडर पक्षपात जो है, लैंगिक पक्षपात को ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स उनको मिलेंगे, उनको प्रॉपर फ्रीडम मिलेगी, तब ये जो महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो सार्थक होगी। ओके, नाउ आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इससे आगे के कंटेंट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।